तो दोस्तों, जो हम प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं उसमें हम नॉन टेक्निकल इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब हम इस वीडियो में जो टेक्निकल साइड है, जो ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन है, लगभग आपका 60 क्वेश्चन है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा मतलब वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि बैटरी आवेशित या चार्ज करते समय विद्युत अपघटय इलेक्ट्रोलाइट का तापमान डॉट डॉट से अधिक होना चाहिए। देखिए, बैटरी जो चार्ज होता है, जैसे कि हमारा जो भी बैटरी होता है, सेल होता है। ठीक है। सेल होता है या बैटरी होता है। ठीक है। तो जब वो चार्ज होता है तो उसका जो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो हम लोग बैटरी में पानी का प्रयोग करते हैं या जो तेजाब डालते हैं। ठीक है। उसको इलेक्ट्रोलाइट या हिंदी में विद्युत अपघटय कहा जाता है। ठीक है। विद्युत अपघटय या इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। ठीक है। तो उसका जो टेम्परेचर होता है आपका 40 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। कितना होता है? 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। जो जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है या विद्युत अपघटय हो गया या उसका पानी कहिए या बैटरी का तेजाब कहिए। ठीक है। उसका तापमान कितना होगा? 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। समझ गए होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ईसीई का पूरा नाम क्या है? ईसीई का पूरा नाम क्या है? ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट अर्थिंग या इलेक्ट्रिकल कंट्रोल इक्विवेलेंट। तो देखिए, ईसीई का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट। ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? ईसीई का पूरा नाम। ठीक है। ईसीई का पूरा नाम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो कौन? ए सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ईसीई का पूरा नाम। अगला हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। देखिए, हम लोग जब मैग्नेट चैप्टर जब हम पढ़े थे, ठीक है, उसका वीडियो बनाया हुआ है, जाकर उसमें आप चैनल में देख सकते हैं वीडियो। ठीक है। तो जो नॉर्थ और साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल से क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखा निकलता है और साउथ पोल से आपका क्या होता है? प्रवेश करती है। ठीक है। ठीक है। तो हमेशा क्या होता है कि नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है और साउथ पोल से प्रवेश करती है। ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है। चुंबक के बाहर जो है चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है और साउथ पोल से प्रवेश करती है। ठीक है। तो साउथ पोल से जब यहाँ पर प्रवेश कर रही है तो साउथ पोल से ये फिर नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है। तो चुंबक के, देखिए, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ हो गया और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ हो गया। ठीक है। चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ प्रवाहित होता है कौन? चुंबकीय बल रेखा। तो यहाँ पर इसकी दिशा क्या हो गया? दक्षिण से उत्तर की तरफ। ठीक है। यहाँ दक्षिण से उत्तर की तरफ चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर, और चुंबक के बाहर अगर पूछा जाए तो फिर उत्तर से दक्षिण। ठीक है। समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि एक चुंबक के भीतर जब पूछा जाए तो दक्षिण से उत्तर, और जब चुंबक के बाहर पूछा जाएगा तो उत्तर से दक्षिण। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यह किसने खोजा कि धारा वहन करने वाले संवाहक को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह गतिशील होगा। देखिए, जैसे हम जब डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है, डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे कि मान लीजिए
कि ये आपका चुंबकीय क्षेत्र, ये नॉर्थ और ये साउथ पोल हो गया, तो इसका क्या है कि आपका चुंबकीय क्षेत्र ये बनेगा। ठीक है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र बना। इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब ये आप करंट युक्त कंडक्टर को रखेंगे, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र में ये जो कंडक्टर है, चालक है, इसमें हमने क्या किया, सप्लाई दिया हुआ है। ठीक है, तो जब चुंबकीय क्षेत्र में आप करंट युक्त कंडक्टर को रखेगा, इसमें क्या है, करंट केयरिंग, मतलब है करंट केयरिंग आप वायर है। ठीक है, करंट केयरिंग वायर है, यानी कि इस वायर में करंट है, तब ये जो वायर है इस पर क्या होता है, एक घुमाव बल उत्पन्न होता है। इस वायर पर, मतलब समझिए कि ये जो है, ये जो चालक है, इस पर घुमाव बल उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसके द्वारा आपका जो डीसी मोटर है या कोई भी मोटर है वो कार्य करता है। ठीक है, मोटर कब कार्य करता है, जब ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम करंट युक्त कंडक्टर को रखते हैं, तो करंट युक्त जो कंडक्टर है, ये जो चालक है, इस पर एक घुमाव बल उत्पन्न होता है जो डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत है। ठीक है, और ये जो बात है किसने बताया था, तो माइकल फैराडे ने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि यह किसने खोजा कि धारा वहन करने वाले संवाहक को चुंबकीय क्षेत्र पर रखे जाने पर वह गतिशील हो। गतिशील का मतलब एक किसी एक दिशा में क्या होगा, घूमेगा। ठीक है, तो वो डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत है। ठीक है, तो वो किसने बताया था, माइकल फैराडे ने बताया था। ठीक है, माइकल फैराडे का दो नियम है, एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है जो डीसी जनरेटर के लिए कार्य करता है, कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में कंडक्टर को रख के घुमाते हैं, जैसे आपका मान लीजिए कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें हमने कंडक्टर को अभी करंट युक्त कंडक्टर रखे हैं तो तार घूमने लगा। कहने का मतलब है कि जैसे ये हमारा क्या है, नॉर्थ और ये साउथ पोल बन गया, इसका क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र बना। ठीक है, ये चुंबकीय बल रेखा चला है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो वायर है, ठीक है, ये जो वायर है, ठीक है, अगर ये सिंपल वायर है, मतलब इसमें करंट नहीं दिया हुआ है, और इस वायर को हम किसी एक दिशा में घुमा रहे हैं, इससे हमें क्या होगा कि विद्युत धारा प्राप्त होगा। अगर हम तार को सिंपली घुमा रहे हैं, इस तार में ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है, अब यही वायर में सेम टू सेम, इसी वायर में अगर हम करंट का प्रवाह कर रहे हैं, यानी कि सप्लाई दे रहे हैं, तो ये क्या होगा कि एक दिशा में घूमने लगेगा। ठीक है, तो ये जो दोनों ही नियम है वो माइकल फैराडे ने दिया है। ठीक है, फैराडे का एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम हो जाता है और एक ये हो जाता है जो मोटर का कार्य सिद्धांत। ठीक है, और जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है वो डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत है। किसका, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिष्ट धारा श्रेणी मशीन में डॉट डॉट वाली क्षेत्र कुंडली होती है। देखिए, आर्मेचर वाइंडिंग सभी मशीन में एक ही होता है। ठीक है, जो फील्ड वाइंडिंग या क्षेत्र वाइंडिंग किया जाता है, ठीक है, जिसे फील्ड वाइंडिंग हम कहते हैं, जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए जो हम वाइंडिंग करते हैं वो फील्ड वाइंडिंग कहलाता है। ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है सीरीज और एक शंट। ठीक है, वो डीसी मोटर हो या डीसी जनरेटर हो। ठीक है, कौन कौन सा वाइंडिंग रहता है, तो एक वाइंडिंग हो जाता है सबसे पहले आपका सीरीज, SERIES, सीरीज, सीरीज एक हो जाता है, और एक हो जाता है आपका शंट। ठीक है, सीरीज और शंट दो प्रकार का आपका वाइंडिंग रहता है किसी भी मोटर या जनरेटर में, डीसी मोटर या जनरेटर में। ठीक है, तो देखिए जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग रहता है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, वो मोटा तार का कम टर्न रहेगा। क्या रहेगा, मोटा तार का कम टर्न रहेगा। ठीक है, और जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग वो पतला तार रहेगा और अधिक टर्न रहेगा। ठीक है, तो दोनों समझ लीजिए कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग में मोटा तार रहेगा और कम टर्न रहेगा, तार मोटा रहेगा और टर्न कम रहेगा। और शंट में क्या होगा कि तार पतला रहेगा मगर टर्न क्या है, ये अधिक रहेगा। ठीक है,
यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होता है उसका जो फील्ड वाइंडिंग हो गया उसके कुंडली होती है, यानी कि वाइंडिंग होती है मोटे तार से अधिक फेरा। मोटे तार से अधिक फेरा नहीं होता है, मोटे तार के कुछ फेरा, ये आपका सही हो गया। ठीक है, पतले तार का कुछ फेरा नहीं रहता है। पतले तार का अधिक फेरा किसके लिए हो जाता है? शंट के लिए हो जाता है। पतले तार का अधिक फेरा शंट फील्ड वाइंडिंग के लिए हो जाता है। किसके लिए हो जाता है? शंट फील्ड के लिए। ठीक है, समझ गए होंगे। शंट फील्ड हो जाएगा पतला तार के अधिक टर्न। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो क्या होगा कि मोटा तार का कुछ टर्न। सीरीज फील्ड वाइंडिंग क्या होता है? मोटा तार का कुछ टर्न होता है। कौन सा? मतलब सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी मशीन में आर्मेचर कोर के लेमिनेशन की मोटाई निम्नलिखित में से लगभग कितनी होती है? देखिए, सबसे पहले जो भी हम कोर बनाते हैं जिस पर क्या होता है कि वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, जैसे ये कोर है, इस पर हम वाइंडिंग करेंगे, वो कोई भी मशीन हो, डीसी मशीन हो, एसी मशीन हो, मोटर हो, जनरेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, सभी मशीन में जो वाइंडिंग बनाई जाती है वो पतला पतला लेमिनेटेड कोर पर बनाई जाती है। यानी कि जैसे देखिए, ये शेप अगर इतना बड़ा हमको शेप बनाना है तो इस शेप में ये पतला पतला जो कोर है बहुत सारा रहेगा। ये पतला पतला को जोड़ के बनाया जाता है, लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो कोर होता है उसको बहुत ही मतलब पतला पतला रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? तो देखिए, कोर को आप जितना पतला रखिएगा उतना ही एडी करंट जो है, एडी करंट का मान मतलब एडी करंट लॉस जो होता है वो कम से कम होगा। ठीक है, यानी कि कोर आपका जितना पतला रहेगा उतना ही एडी करंट लॉस जो है वो कम होगा। ठीक है, एडी करंट कम उत्पन्न होगा, कम लॉस होगा। ठीक है, तो इसमें जो डीसी मशीन होता है उसका जो कोर की मोटाई होती है वो 0.3 mm से 0.5 mm के बीच रहती है। ठीक है, कितना? 0.3 mm से 0.5 mm। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव पर आर्मेचर के करंट में परिवर्तन को कहा जाता है। ठीक है, तो उसको देखिए क्या कहा जाता है? कम्यूटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कम्यूटेशन। ठीक है, एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव पर आर्मेचर के करंट में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? कम्यूटेशन। अगला क्वेश्चन है कि एक डीसी जनित्र का खुला परिपथ अभिलक्षण उसका डॉट डॉट अभिलक्षण भी कहलाता है। देखिए, कोई भी मशीन है उसमें जो ओपन सर्किट खुला परिपथ परीक्षण का मतलब क्या होगा? OCC, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो हो गया खुला परिपथ अभिलक्षण। ठीक है, तो जो खुला परिपथ अभिलक्षण होता है वो आपका होता है चुंबकीय अभिलक्षण होता है। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, अभिलक्षण होता है। ठीक है, तो एक डीसी मशीन का खुला परिपथ अभिलक्षण अगर कहा जाए, किसी भी मशीन का खुला परिपथ अभिलक्षण चुंबकीय अभिलक्षण होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें दे रहा है आंतरिक अभिलक्षण। ठीक है, तो देखिए आंतरिक अभिलक्षण क्या होता है कि जो मशीन है, जो जनरेटर है, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और जो आर्मेचर करंट है, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच में ये ईएमएफ हो गया, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये IA, ये जो मतलब वक्र खींचा जाएगा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स निकाला जाएगा, अभिलक्षण निकाला जाएगा, ये क्या कहलाएगा? आंतरिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो आंतरिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच में मापा जाता है। ठीक है, या बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है बाह्य। देखिए, बाह्य कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, बाह्य जो अभिलक्षण होता है, बाह्य अभिलक्षण, वो आपका खींचा जाता है
ये आपका टर्मिनल वोल्टेज VT, टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट IL के मध्य, ठीक है। बाह्य जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो टर्मिनल वोल्टेज VT और लोड करंट के बीच में मापा जाता है, ठीक है। तीन गो आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, अभिलक्षण हो गया तीन गो। चुंबकीय का मतलब हो गया खुला, जब खुला परिपथ होगा तो चुंबकीय अभिलक्षण हो जाएगा। जब उत्पन्न EMF और आर्मेचर करंट के बीच रहेगा, यानी कि इंड्यूस्ड EMF और आर्मेचर करंट के बीच रहेगा तो वो आंतरिक हो जाएगा। जब टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में हो जाएगा तो वो बाह्य अभिलक्षण हो जाएगा, ठीक है। तीनों समझ गए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक घूर्णित DC मोटर में प्रेषित EMF क्या उद्देश्य होता है। EMF का क्या उद्देश्य होता है। देखिए, जब DC मोटर में जो उत्पन्न हो रहा है EMF, DC मोटर में जो आपका EMF उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है, बैक EMF यानी कि EB कहा जाता है, ठीक है। बैक EMF यानी कि EB, ठीक है। या इसको विरोधी विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है या बैक EMF भी कहा जाता है, ठीक है। बैक EMF EB, बैक EMF, ठीक है, या विरोधी विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक घूर्णित DC मोटर में प्रेषित EMF क्या हो गया, EB यानी कि बैक EMF। तो बैक EMF क्या करता है कि जो आप मशीन को सप्लाई दे रहे हैं उसका विरोध करता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा कि सप्लाई वोल्टता का विरोध करना है, ठीक है। कि बैक EMF क्या करता है कि जो हम सप्लाई दे रहे हैं मोटर में उसी का विरोध करता है, लेंज के नियम के अनुसार जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि DC शंट मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए निम्न में से कौन सा कदम उठाया जाता है। देखिए, DC मोटर में शंट हो चाहे सीरीज हो या कंपाउंड हो या जो भी हो, ठीक है, किसी भी मोटर का अगर आपको दिशा बदलना है तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा आर्मेचर हो गया और इसमें हमने ये फील्ड वाइंडिंग लगा दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है, अब जैसे कि मान लीजिए कि ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है टर्मिनल का, मतलब कि वाइंडिंग का, फिर इसका भी ये स्टार्टिंग है और एंडिंग है, समझिए तो, ठीक है। या करंट प्रवाह का दिशा समझिए कि दोनों में इसी दिशा में है, ठीक है। तो अगर इसका मान लीजिए कि ये इस स्थिति में क्लॉकवाइज में चल रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज में चल रहा है, इसको अब हमें एंटी क्लॉक दिशा में यानी कि दिशा बदल देना है, ठीक है। घूर्णन के क्या करना है, दिशा बदल देना है, ठीक है। जब घूर्णन की दिशा बदलना है तो इन दोनों में से किसी एक का मतलब कि प्रवाहित करंट का दिशा बदल देना है, ठीक है। किसी एक का, दोनों का नहीं, ठीक है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि आपूर्ति वोल्टेज का ध्रुवीकरण बदल देने से, देखिए आपूर्ति का मतलब कि जो हम सप्लाई दे रहे हैं उसका अगर हम बदल रहे हैं, आपूर्ति वोल्टेज का ध्रुवीकरण बदलने से यानी कि टर्मिनल बदल देने से, जैसे यहाँ जो प्लस दे रहे हैं माइनस, तो यहाँ का माइनस देंगे यहाँ प्लस, तो उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आपूर्ति वोल्टेज का अगर टर्मिनल बदलते हैं या ध्रुवीकरण बदल देते हैं उससे आपका मोटर सेम उसी दिशा में चलते रहेगा, ठीक है। आपको बदलना है तो या तो शंट फील्ड वाइंडिंग का करंट या दिशा बदल दीजिए या आर्मेचर में प्रवाहित करंट का दिशा बदलना होगा, ठीक है। दिशा बदलने का मतलब क्या हुआ कि ये जो तार यहाँ पर जोड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ जोड़ा हुआ है ना, इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ जोड़ेंगे और ये वाला यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है, ये वाला यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है। जब DC मशीन पढ़े होंगे तो अच्छी तरह से पढ़ लिए, मतलब पढ़ लिए होंगे, ठीक है, समझ, या जो नहीं पढ़े हैं तो बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा, आर्मेचर टर्मिनल को उल्टा किया जाता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है, समझ लीजिए कि ये जो, अब देखिए जैसे यहाँ से हमने डायरेक्ट ये जोड़ा हुआ है, ठीक है, ये हो गया, अभी इस स्थिति में प्लस माइनस दे दिए, ठीक है। तो अब दूसरा में अगर हमको बदलना है तो देखिए क्या किया जाएगा, ये जो आर्मेचर है, ठीक है, ये आर्मेचर हो गया, ठीक है, और ये ऐसे हो गया, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है और ये शंट फील्ड हो गया, ठीक है। तो अब ये वाला जो सिरा है यहाँ जोड़ेंगे और ये वाला जो सिरा है यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है।
अब देखिए जो करंट इस दिशा से प्रवाहित हो रहा था, अब इसमें क्या होगा, करंट इस दिशा से प्रवाहित होगा। ठीक है, तो आर्मेचर में प्रवाहित करंट की दिशा बदल गया, तो यहाँ पर मोटर का जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, जिसे हम DOR डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यानी कि घूर्णन की दिशा कहते हैं, वो बदल जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा बी। आर्मेचर टर्मिनल को उल्टा किया जाता है, किसके लिए, घूर्णन की दिशा बदलने के लिए। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि 440 वोल्ट अंकित मोटर समान वोल्टेज पर चल रहा है। ठीक है, जैसे कि ये एक आपका मोटर है। ठीक है, ये 3 फेज है, 440 कहने का मतलब 3 फेज हो जाता है। ठीक है, तो ये 440 वोल्ट इसका कैपेसिटी है, या मतलब लिखा हुआ है, अंकित का मतलब लिखा हुआ रहता है। ठीक है, मान। तो क्या हो रहा है कि वोल्टेज पर चल रहा है, अचानक वोल्टेज में 340 वोल्ट का पतन हो जाता है, यानी कि समझिए कि 100 वोल्ट हो गया। 340 वोल्टेज क्या होगा, कम हो गया। वोल्टेज 340 हो चाहे 100 हो या 200 हो। ठीक है, यहाँ पर ये समझना है कि वोल्टेज कम होता है, ये 340 से कोई मतलब नहीं है, वोल्टेज कम हो जाता है। ठीक है, तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए कोई भी मोटर अगर चल रहा है उसका वोल्टेज कम हो जाता है, मोटर चलते चलते वोल्टेज का मान अगर ज़्यादा कम हो जा रहा है तो मोटर जो है अत्यधिक गर्म होगा। ठीक है, और अधिक देर तक चलेगा, उससे भी ज़्यादा। शुरुआती में मोटर गर्म होगा, फिर गर्म होने से क्या होता है कि इसका वाइंडिंग जल सकता है। ठीक है, जब मोटर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो वाइंडिंग क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आपको मोटर को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए ही स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, किसी भी मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर। ठीक है, स्टार्टर में क्या रहता है, NVC रहता है, नो वोल्ट कॉइल रहता है। ठीक है, जो क्या करता है कि जब वोल्टेज कम होगा ना, वो मोटर को बंद कर देता है। ठीक है, उस स्टार्टर का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एक अल्टरनेटर के में डॉट डॉट के लिए अंधेरे और उज्जवल लैंप विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग अल्टरनेटर जब चैप्टर पढ़े थे उसमें डार्क लैंप मेथड, डार्क लैंप और ब्राइट लैंप, ये सभी विधि पढ़े थे। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो विधि है हम क्यों प्रयोग करते हैं, डार्क लैंप हो या ब्राइट लैंप विधि है, इसका प्रयोग क्यों करते हैं, भार को संतुलित करने के लिए, लोड स्थानांतरित करने के लिए, यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए, या तुल्यकालन के लिए। ठीक है, तो देखिए अंधेरे और उज्ज्वल लैंप विधि का उपयोग, डार्क लैंप और ब्राइट लैंप विधि का प्रयोग तुल्यकालन, तुल्यकालन यानी कि सिंक्रोनाइजेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, सिंक्रोनाइजेशन यानी कि तुल्यकालन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक 3 फेज प्रत्यावर्तक 1000 RPM की गति से संचालित होने पर प्रति फेज 2000 वोल्टेज उत्पन्न करता है। ठीक है, इस क्षेत्र उत्तेजन के साथ यदि उसे 2000 RPM पर संचालित किया जाता है तो प्रति फेज उत्पन्न वोल्टेज कितना होगा। देखिए यहाँ पर N1 बराबर हो गया 1000 RPM। ठीक है, N2 बराबर यानी कि जो स्पीड है वो कितना हो जा रहा है, 2000 RPM। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पर है V या E रखिए। ठीक है, EMF E1 बराबर कितना हो जा रहा है, 2000 वोल्ट है, 2000 वोल्ट है। और E2 बराबर वाट, हमें E2 यहाँ पर निकालना है। ठीक है, E2 निकालना है। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अनुसार क्या होता है कि E1 बाई E2 बराबर N1 बाई N2। ठीक है, E1 का मान हमारा कितना है, E1 का मान हो गया 2000 वोल्ट, तो 2000 वोल्ट बटा में E2 का मान हमें नहीं पता है, और N1 का मान हो गया 1000 और N2 का मान हो गया 2000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि E2 बराबर, अब देखिए तिरछा तिरछी गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा 2 दूना
ये 2000 गुने 2000 और बटा में हो जाएगा 1000। 1000 हो गया, ठीक है। 1 2 3 1 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, बच गया कितना 2000 और गुने 2, तो क्या कितना हो जाएगा 4000। ठीक है, तो 4000 जब हो गया तो यहाँ पर E2 का मान हमारा कितना हो गया 4000, और यहाँ पर हमसे पूछा क्या जा रहा है E2 का ही मान पूछा जा रहा है। ठीक है, E2 बराबर वाट, E2 का मान कितना हो जाएगा 4000 वोल्ट, कितना हो जाएगा 4000 वोल्ट। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वक्र में प्रेरित वोल्टेज होता है। देखिए, जैसे कि ये जो हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो आपका मतलब वाइंडिंग रहता है। ठीक है, तो प्राइमरी में क्या किया जाता है कि फेज और न्यूट्रल सप्लाई दिया गया, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, इसका जो फ्लक्स बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या दिया AC सप्लाई दिया है, तो AC सप्लाई के कारण क्या होगा यहाँ पर परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, यानी कि इसका ये जो नॉर्थ और साउथ पोल बन रहा है ये क्या होगा 1 सेकेंड में 50 बार बदलेगा। ठीक है, नॉर्थ साउथ बनेगा और साउथ नॉर्थ बनेगा। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसमें ऑटोमेटिक यानी कि स्वयं EMF उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये कौन सा, ये मतलब अन्योन्य प्रेरण कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि जो सेकेंडरी में उत्पन्न EMF है वो प्राइमरी से कितना मतलब कि अंदर है या बाहर है, फेज बाहर या अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा प्राथमिक वोल्टेज के साथ 180 डिग्री फेज से बाहर। ठीक है, जैसे कि एक ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न EMF है वो प्राइमरी ये प्राइमरी EMF से यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग में EMF के क्या रहता है 180 डिग्री फेज से बाहर। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हिस्टैरिसीस हानि किसके द्वारा व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉस जो है हम मैग्नेट चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ा दिए। ठीक है, हिस्टैरिसीस क्या होता है कि एक समझिए कि धातु का गुण रहता है। ठीक है, क्या रहता है कि धातु का गुण रहता है, जो चुंबकीय पदार्थ होता है उसका गुण रहता है, जो चुंबकीय पदार्थ है उसका गुण रहता है हिस्टैरिसीस, किसी में अधिक किसी में कम रहता है। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है अलग अलग पदार्थ में अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि हिस्टैरिसीस लॉस को किसके द्वारा ज्ञात ये मतलब कि व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हिस्टैरिसीस लॉस जो है उसको व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं कि WH बराबर WH बराबर NB मैक्सिमम 1.6 FVW। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे कि फॉर्मूला क्या हो जा रहा है आपका WH बराबर NB मैक्सिमम इंटू 1.6 F मतलब फ्रीक्वेंसी, V मतलब हो जाता है वॉल्यूम। ठीक है, W मतलब तो वाट हो गया, ये जो W है ये वाट हो जाता है। ठीक है, तो बाकी आपका B मैक्सिमम का मतलब हो जाता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, F मतलब फ्रीक्वेंसी और V मतलब हो जाएगा आयतन वॉल्यूम, किसका कोर का, जो हम कोड प्रयोग करते हैं उसका वॉल्यूम। ठीक है, और WH मतलब हो जाता है हिस्टैरिसीस लॉस, किसमें वाट में। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ये 4 नंबर, WH बराबर NB मैक्सिमम 1.6 FVW। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स होता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, देखिए कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें चुंबकीय प्रवाह का एक दिशा होता है और उसमें एक किनारे पर प्राइमरी वाइंडिंग और एक किनारे पर सेकेंडरी वाइंडिंग किया जाता है।
ठीक है। क्या हो गया कि एक किनारे पर हमने ये प्राइमरी वाइंडिंग कर दिया और एक किनारे पर सेकेंडरी वाइंडिंग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि इन दोनों के मध्य ये गैपिंग, एयर गैप जो है ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, इसमें करंट, ये चुंबकीय बल रेखा के प्रवाह का एक दिशा होता है। क्या होता है? एक दिशा हो जाता है, ठीक है। ये समझ गए? ये कौन सा है? कोर टाइप है, ठीक है, कोर टाइप। ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा आपका होता है एक सेल टाइप। सेल टाइप में क्या होता है कि करंट प्रवाह का इसमें दो रास्ता हो जाता है, करंट प्रवाह का दो रास्ता हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। और इसमें जो है वाइंडिंग प्राइमरी किया जाता है इस पर, और फिर इसी के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें एयर गैप समझिए कि होता ही नहीं है, बहुत ही कम रहता है, ठीक है। जहाँ कोर टाइप में एयर गैप क्या है, ये ज्यादा है, और यही आपका सेल टाइप में एयर गैप खत्म है, मतलब कि बहुत कम है, नहीं के बराबर है, ठीक है। और इसमें करंट प्रवाह, ये करंट बोल रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स के या चुंबकीय बल रेखा के प्रवाह के लिए कितना, दो रास्ता है, ठीक है, दो रास्ता है, ठीक है। तो लॉस किस में ज्यादा होगा, कोर टाइप में कि सेल टाइप में? मतलब तो क्या होगा आपका, कोर टाइप में ज्यादा आपका लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स क्या होगा, कम होगा, ठीक है। कि कोर टाइप में लीकेज फ्लक्स अधिक होगा, क्यों अधिक होगा कि एयर गैप ज्यादा है, और सेल टाइप में एयर गैप कम है और चुंबकीय बल रेखा के प्रवाह के लिए दो रास्ता है, इसमें क्या होगा, लॉस जो है या लीकेज फ्लक्स जो है वो कम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बुचोल्ज रिले कहाँ प्रयोग किया जाता है, या बुचोल्ज रिले का प्रयोग निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है, ठीक है। देखिए बुचोल्ज रिले का प्रयोग हम लोग सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि परिणाम मित्र, परिणाम मित्र यानी कि ट्रांसफार्मर, बुचोल्ज रिले का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ट्रांसफार्मर में किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये आपका बुचोल्ज रिले है, क्या है, बुचोल्ज रिले है। इसका प्रयोग हम लोग ट्रांसफार्मर में करते हैं, कहाँ करते हैं, ट्रांसफार्मर में। ये ट्रांसफार्मर में क्या करता है कि कोई भी आंतरिक फॉल्ट होने पर, यानी कि इंटरनल जो ट्रांसफार्मर में है फॉल्ट होने पर, तेल ज्यादा गर्म हो गया, शॉर्ट सर्किट हो